नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षकों का आकार। हम किन कक्षक की बात कर रहे हैं? अभी तक हमने जो पढ़ के आए हैं परमाणु संरचना, और परमाणु संरचना से हमें जानकारी क्या मिली है कि परमाणु के अंदर जो परमाणु है उनमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करते हैं। परमाणु संरचना हम पढ़ के आ रहे हैं जिसमें हमने देखा कि परमाणु का जो आकार है वो गोलाकार होता है। ये जो गोलाकार आकार है इसमें बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर बंद वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो ये जो कक्षा है इन्हें हम क्या कह रहे हैं? कक्षा। ये जो कक्षा है हमने क्वांटम संख्या के अंतर्गत देखा, जो कक्षा है उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं या कोष कहते हैं। और इन कोष के अंदर उपकोष भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो उपकोष हैं उसी में फिर हमने देखा कि उपकोष में क्या होते हैं? कक्षक होते हैं, है ना। तो ये जो उपकोष हैं इसी को हमने कहा SPDF। उपकोष कौन कौन से होते हैं? SPDF। और इन्हीं को हम उपकोष या कक्षक कहते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हम कभी उन्हीं को कक्षक बोलते हैं और कभी क्या बोलते हैं? उसी को उपकोष बोलते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है इन्हीं कक्षक या उपकोष का आकार SPDF। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है कक्षकों का आकार, या हम बात करें उपकोष के आकार की। कौन कौन से उपकोष हैं हमारे पास? तो हमारे पास जो मुख्य रूप से उपकोष हम पढ़ रहे हैं SPDF, ये उपकोष पाए जाते हैं किसी का परमाणु के कक्षा, और कक्षा के अंदर जो उपकोष है वो होते हैं SPDF। तो हमारे सिलेबस में है SPD की संरचना। इनकी संरचनाएं हम देखेंगे, इनका हम आकार देखेंगे किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, इनके आकार का ज्ञान हमें कहाँ से हुआ? तो हम पढ़ के आ रहे हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है उससे हमें ज्ञात हुआ कि जो कोष होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का विन्यास रखते हैं। जो कोष होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में कैसा रखते हैं? अलग अलग विन्यास रखते हैं। और जब इनका विन्यास देखा गया तो वहां पर कहा गया कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में उपकोष का विपाटन हो जाता है। उपकोष का विपाटन हो जाता है, वहां हमें जानकारी मिली कि ये जो S उपकोष है, P उपकोष है, D उपकोष है और F उपकोष है, इनका विपाटन कितने भागों में होता है? 2l+1 भाग में इनका विपाटन होता है। किस प्रकार से? तो हमने देखा था जो S है उसके लिए l का मान क्या होता है? 0। तो 2 × 0 + 1, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 1। फिर यहाँ पर 2 × P के लिए क्या होता है? l का मान 1। तो 2 × 1 + 1, इसको हम सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 3। जब D के लिए हम सॉल्व करते हैं तो D के लिए l का मान होता है 2। 2 × 2 प्लस यहाँ पे क्या जाएगा? 2 × 2 + 1 = 5। और F के लिए माना जाता है 2 × 3 + 1 = 7। तो ये क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान, जो हमने इसके पहले क्लास में पढ़ा। तो ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसने क्या बताया कि जो S उपकोष है वो त्रिविम में एक ही प्रकार का विन्यास रखता है। तो ये जो S उपकोष की हम जो संरचना पढ़ेंगे उसमें हमारे पास कितना विन्यास होगा? केवल एक। P उपकोष त्रिविम में कितने प्रकार का विन्यास रखता है? 3 प्रकार का। D उपकोष त्रिविम में कितने प्रकार के विन्यास रखते हैं? 5 प्रकार के। और ये जो F उपकोष है वो त्रिविम में कितने प्रकार के विन्यास रखते हैं? 7 प्रकार के। और इन्हीं विन्यास से हम क्या देखेंगे? इन उपकोषों की संरचना। तो अब हम देखेंगे आगे किस प्रकार से इनकी संरचना होती है। तो सबसे पहले हमारे पास संरचना के लिए है S उपकोष की संरचना। S उपकोष की संरचना, यहाँ पर हम कक्षक या हमारा क्या हो जाएगा? उपकोष का आकार हम जो पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? S उपकोष की संरचना।
अब जो एस उपकोष होता है, एक लाइन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि एस उपकोष का आकार गोलाकार होता है, गोलाकार होता है। और क्योंकि हमने अब भी देखा जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है m का मान केवल इसके लिए एक होता है और जिसे हम क्या लिखते हैं, 0। एक मान जो है वो यह बताता है कि जो एस उपकोष है वो त्रिविम में केवल एक ही प्रकार का विन्यास रखता है। और जब त्रिविम में हम एक ही प्रकार के विन्यास की बात करते हैं तो वो विन्यास तीनों दिशाओं में एक समान होता है। और इन तीनों दिशाओं में मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व होता है वो एक समान होता है। इलेक्ट्रॉनों का घनत्व एक समान होता है तो हमें जो आकृति और जो विन्यास मिलता है वो कैसा हो जाता है, गोलाकार। तो जब हम गोलाकार संरचना बनाते हैं, हम बात कर रहे हैं त्रिविम की, तो गोलाकार संरचना में ये है ना, त्रिविम की बात कर रहे हैं तो S का जो आकार है त्रिविम में गोलाकार होता है। तो हम इस प्रकार से इसकी ये त्रिविम में संरचना बनाते हैं ना, ये एक, ये दूसरी और ये तीसरी क्या हो गई इसकी त्रिविम में। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया z एक्सिस। तो त्रिविम में यहाँ पर जो विन्यास होता है वो गोलाकार होता है S कक्षक का, इस प्रकार से। कैसे हमें जानकारी मिली, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के आधार पर केवल इसका एक ही प्रकार का विन्यास होता है और जिसको हम क्या बोलते हैं, S का आकार कैसा होता है, गोलाकार। तो आप ये बना लेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, P उपकोष। P उपकोष की अगर हम बात करें तो जो P उपकोष है उसका जो आकार होता है वो है डंबलाकार। ये आप याद कर सकते हैं। P उपकोष का जो आकार है वो डंबलाकार होता है। डंबलाकार होता है मीन्स कैसा होता है, डमरू के आकार का होता है। डंबलाकार होता है मीन्स डमरू के आकार का होता है। जब हम डमरू के आकार का जो विन्यास बनाते हैं वो किस प्रकार से, तो सबसे पहले हम देखें जो P उपकोष है वो उसके लिए m का मान कितना आता है। यहाँ पर हमने देखे m के कितने मान होते हैं, 3 मान होते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या के 3 मान ये दर्शाते हैं कि जो P उपकोष है वो त्रिविम में 3 प्रकार का विन्यास रखता है। 3 प्रकार का विन्यास रखता है और इनके मानों को हम क्रमशः -1, 0 और +1 से दर्शाते हैं। ये हमने देखा। अब ये 3 मान जब हमको मिल गए तो ये जो डंबलाकार जो संरचना है वो त्रिविम में 3 प्रकार की होती है। और त्रिविम में जब 3 प्रकार की होगी तो उन विन्यासों को हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। आप संरचना बनाते जाए। हमारे पास एक्सिस हम बिल्कुल यहाँ पर x, y और z, x एक्सिस, y एक्सिस और इसको हमने क्या कहा, z एक्सिस। फिर यहाँ पर ये हुई x एक्सिस, यहाँ पर ये हुई y एक्सिस और यहाँ पर इसको हमने क्या माना, z एक्सिस। 3 प्रकार का विन्यास बनाना है तो हम तीनों विन्यास के लिए ये एक्सिस बना लेते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस। अब यहाँ पर त्रिविम में जब हम विन्यास देखते हैं तो डंबलाकार जब हम बनाते हैं तो एक होता है हमारे पास px। px मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है वो x एक्सिस में ज्यादा होता है। तो इसकी संरचना इस प्रकार से हो जाती है px। जब हम बात करते हैं दूसरा हमारे पास है py मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व वो y एक्सिस में ज्यादा होता है। तो ये हो गई py की संरचना। और तीसरा pz है जहां पर कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है वो z एक्सिस में ज्यादा होता है। तो ये हो जाती है p क्या है लास्ट में, z की संरचना। तो जो P उपकोष है वो 3 प्रकार का विन्यास रखता है, px, py और pz। तो यहाँ पर एक्सिस मतलब कि वहां पर इलेक्ट्रॉन होने की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज्यादा होता है। तो ये हो गया px, py और pz, P उपकोष के 3 प्रकार के जो विन्यास है। और इन्हीं के लिए जो क्वांटम संख्या के मान हम लिखते हैं ना, अगर हमने P कक्षक बनाते हैं तो आपने देखा होगा, इसको भी ध्यान रखें, हम इस प्रकार से बनाते हैं। ये क्या होते हैं, P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं ना। तो इन 3 कक्षक में ये वाला हो गया, हमने एक को माना px, एक को माना py और एक को माना pz। 3 हो गए, px, py और pz। और इसके लिए क्वांटम संख्या के मान हो गए -1, 0 और +1। तो ये हो जाती है P उपकोष की संरचना और ये हो जाते हैं 3 कक्षक। इस प्रकार से तीनों अलग अलग दिशाओं में विन्यासित होते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास डी कक्षक, आप इन्हें नोट करते जाएं। डी कक्षक, थर्ड में हेडिंग डाल लेंगे डी कक्षक या डी उपकोष का विन्यास। डी उपकोष का विन्यास। अब फिर से हम क्वांटम संख्या के आधार पे हमको क्या जानकारी मिली है कि क्वांटम संख्याएं हमको बताती हैं कि यहाँ पर क्वांटम संख्या m के कितने मान आते हैं, 5 मान आते हैं, है ना। डी उपकोष के लिए m के 5 मान आते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा है इसके हम 5 कक्षक बनाते हैं, 5 भागों में विन्यासित हो जाता है, 1 2 3 4 5। अब ये 5 मान कौन कौन से हैं, तो क्वांटम संख्या में हमने पढ़ा ये है -2 -1 0 +1 और +2। अब ये जो 5 कक्षक है मतलब कि त्रिविम में जो डी उपकोष है वो 5 प्रकार का विन्यास रखता है। और ये जो 5 प्रकार के विन्यास है उनको हम निम्न चित्रों से समझाएंगे। इसमें से सबसे पहले है हमारे पास DXY। हम एक साथ लिख लें अगर 3, ये पहला क्या है DXY, फिर हम देखेंगे DYZ, फिर यहाँ पर जाएगा DZX, ये 3 हो जाएंगे। और फिर आगे हम पढ़ेंगे DX² -Y² और फिर हम पढ़ेंगे DZ²। तो ये विन्यास हमको पढ़ना है, DX² -Y² और DZ²। अब जब हम इनकी संरचना देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है DXY। XY यहाँ पर जो डी उपकोष है उसकी आकृति होती है, आप नोट कर लें, डबल डंबलाकार। डबल डंबलाकार इसकी आकृति होती है, मतलब डंबलाकार मतलब डमरू का शेप। तो यहाँ पर जो डंबल बनाएंगे हम वो 2 बनाएंगे, तो इसलिए वहाँ पर क्या बोलते हैं डबल डंबलाकार। डबल डंबलाकार जैसे हमने कहा DXY, यहाँ पर भी हम एक्सिस बना के रख सकते हैं। ये हो गई 3 एक्सिस, 1 2 3, हम 5 संरचना एक साथ बना सकते हैं, यहाँ पे 4 और ये 5। अब 5 संरचनाएं जब हमको बनानी है तो आप ध्यान रखेंगे हमारे पास है DXY। DXY हमने इसको माना x एक्सिस, इसको माना y और इसको माना z। तो हमने कहा XY, तो यहाँ पर जो XY है मीन्स ये जो आपके पास ये दिख रहे हैं ना, XY के बीच में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व होता है। तो ये हो गया XY के बीच में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिकतम होता है। तो ये x मान लिया, उसको हमने y। फिर हमारे पास आ जाता है YZ। तो बस आपको करना है कि ये वाली जो एक्सिस है, इन एक्सिसों को हम चेंज कर दें, ये हमारी हो गई y और ये वाली एक्सिस हो गई z। और फिर यहाँ पर वही इसी प्रकार से कि ये जो डंबल है, 2 डंबल बना रहे हैं ना, वो इन दोनों के बीच में हो जाएंगे। फिर हमारे पास जो तीसरी संरचना उसमें हमने क्या लिखा है ZX। ZX मीन्स ये वाली एक्सिस हमारी, पहले हमने Z लिख लिया तो इसको हमने क्या मान लिया X। और इनके बीच में क्या है इलेक्ट्रॉनों का घनत्व डंबल के रूप में है, तो हमने ये संरचना यहाँ बना दी और ये वाली संरचना यहाँ बना दी। तो डबल डंबलाकार का मतलब होता है जो 2 डंबल बनाते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होता है। तो x एक्सिस, ये आप एक्सिस जरूर लिखें, y z, यहाँ पर x y z और ये भी क्या हो गई x y z। तो आप देखेंगे जो हमने एक्सिस बनाई है ना उसे बदल दिया, संरचना लगभग सेम है। तो एक्सिस का आप ध्यान रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा DXY, ये हो जाएगा DYZ और ये हो जाएगा DZX। अब हमारे पास जो संरचना है नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं हम DX² -Y²। इसकी जो संरचना होती है यहाँ पर x और y एक्सिस में ही इलेक्ट्रॉनों का घनत्व होता है। तो हम जब एक्सिस बनाते हैं तो ये सबसे पहले हम एक्सिस नोट कर लें, ये हो गए XY और ये बीच में Z। तो यहाँ पर x और y एक्सिस में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व मैक्सिमम होता है। तो ये हो गया इसकी यहाँ पर ये किसकी संरचना हो गई x² -y² की संरचना इस प्रकार से हो जाती है। और जब DZ² की हम संरचना देखते हैं तो एक्सिस में कौन कौन सी एक्सिस है यहाँ पर, ये x, ये y और z।
जो त्रिविम में हम 3 एक्सिस बनाते हैं उसको हम नाम जरूर दें, एक्स वाई और जेड। तो ये जो dz² है उसमें मतलब कि जो 2 डंबल होते हैं वो जेड एक्सिस में ही होते हैं, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो जब उसकी हम संरचना बनाते हैं तो ये जेड एक्सिस में एक डंबलाकार संरचना है ना, और इसी के ऊपर दूसरी संरचना बनाते हैं जो हमको दिखाई नहीं देगी, तो उसको दर्शाने के लिए हम यहाँ पर राउंड मार देते हैं। तो ये हो जाती है संरचना किसकी, dz² की। तो ये जो 5 संरचनाएं मैंने बनाई है आपके पास, ये किसकी है, डी उपकोष में ये जो 5 कक्षक होते हैं उनकी ये संरचनाएं हैं। सबसे पहले है dxy, फिर है dyz, फिर है dzx, फिर है dx² - y² और फिर है dz²। अब इनमें से ये जो 3 संरचनाएं होती हैं, इन तीनों संरचनाओं में आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है वो अक्षों के बीच में होता है। अक्षों के बीच में मतलब x और y के बीच में है या z के बीच में है। तो और जो दूसरा है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है वो अक्षीय में होता है, मतलब अक्षों में ही इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होता है। तो यहाँ पर आगे आप जाके पढ़ेंगे जो डी उपकोष है, डी कक्षक है, इनको जो 5 कक्षक के 2 भागों में बांटा गया है। अक्षीय जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अक्ष में होता है, और ये हो जाती है नॉन एक्सिस या यहाँ अक्षों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व होता है। तो ये आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे। तो ये जितने भी 3 प्रकार के जो कक्षक हैं हमारे सिलेबस में, एस कक्षक, पी कक्षक और डी कक्षक की हुई आकृति। मुख्य रूप से एस कक्षक का आकार गोलाकार होता है, पी कक्षक का आकार डंबलाकार होता है और डी कक्षक का आकार डबल डंबलाकार होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और जब फुल क्वेश्चन पूछता है संरचना बनाने को तो आपको ये संरचनाओं के माध्यम से बताना है। तो आप इसे तैयार कर लें। थैंक यू।